तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज राजकुमार। आई एम स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर 2 आईएन डिपार्टमेंट। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो मैं आज आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन से हैं? तो पहले है जो इंट्रो अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। और ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन्स इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन और इनके अंदर जो है ऑर्गन्स कौन से हैं और हार्मोन्स कौन से हैं और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने फेजेस पर महदूद है। तो हम ये पहले ये चार ऑब्जेक्टिव हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और तो पहले इंट्रो है कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो दिस इज कोरिलेटेड विद द यूटेराइन चेंज व्हिच अकर्स इट फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। दिस ओवरियन साइकिल कॉल्ड यूटेराइन साइकिल्स। जो चेंज है यूटेरस के अंदर जो चेंज है वो चेंज क्यों आते हैं? वो चेंज सिर्फ वो प्रेगनेंसी की जो एक कहते हैं पॉइंट है उसको शो ऑफ करने के लिए चेंज जो यूटेराइन में आते हैं उसे यूटेराइन साइकिल कहते हैं। और दूसरी जो डेफिनेशन है उसको ये भी उसे ये इस तरह भी वाजे कर सकते हैं कि दिस मंथली मेंस्ट्रुअल एंड यूटेराइन प्रिपरेशन इज कलेक्टिवली कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो मंथली एक हर माहाना में जो एक रिलीज होना उसे भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथ से निकला हुआ है। और देखो कि जो ओवरी के अंदर जो एग रिलीज होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। मीन्स कहता है कि यहाँ पॉइंट लिखी हुई है कि अल्टरनेट एग रिलीज फ्रॉम ओवरी। तो एक जो रिलीज होते हैं और जो सिर्फ एक ही ओवरी से नहीं, एक मंथ एक ओवरी से निकलता है और दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी से एग रिलीज होता है। और अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था हमने जो मैं पहला ऑब्जेक्टिव था वो था कि मेंस्ट्रुअल इंट्रोडक्शन अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गन्स रिलेटेड विद फीमेल साइकिल्स आर। तो जो ऑर्गन्स है वो कौन से ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं इस यूटेराइन साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले जो ऑर्गन है वो है ओवरीज। ओवरीज है। ओवरीज ओवरीज के नीचे लिखा हुआ है कि साइट वेयर एग मेंस्ट्रुएशन फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी एक ऐसी जगह है जहाँ एग मैच्योर होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो ऑर्गन है वो है फोलिपिन फनल्स और ओविडक्ट। तो फोलिपिन फनल्स बिल्कुल ही ओवरी से अटैच होते हैं। मीन्स ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है ओवरी से बाहर एक पाइप पाइप की शक्ल में जो निकलता है उसे फोलिपिन फनल या ओविडक्ट कहते हैं। तो ओविडक्ट वो साइट है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। मीन्स ये ऐसी जगह है अगर यहाँ पे स्पम स्पम आ जाता है तो ओविडक्ट ओविडक्ट पे जब स्पर्म आ जाता है तो क्या होता है जो एक ओवरी से निकला हुआ होता है वो इस जगह पर ही कर सकता है फर्टिलाइजेशन। अदरवाइज ये अगर एक चला गया यूटेरस के अंदर तो वहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना जरूरी है। ये पर्टिकुलर टाइम पर ही फर्टिलाइजेशन होती है जो हम डिस्कस करेंगे उस फेजेस के अंदर कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम है यहाँ एक रिलीज होने के वक्त या एक रिलीज का एक पर्टिकुलर टाइम के वक्त ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना जरूरी है। और दूसरा है यूटेरस। यूटेरस एक है वोम्ब स्ट्रक्चर लाइक मस्कुलर है। ठीक है। तो यूटेरस एक ऐसी साइट है वेयर एम्ब्रियो डेवलप। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है
तो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग और स्पर्म क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और कॉम्बिनेशन के दौरान एक बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी है वो सिर्फ यूटेरस के अंदर ही होती है। तो पता चला कि जो यूटेरस ऐसी साइट है जहाँ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। और नेक्स्ट फोर्थ वन जो है वो सर्विक्स है। तो सर्विक्स क्या है, इट इज डिस्टल पार्ट ऑफ द यूटेरस, ये एक आखिरी हिस्सा है यूटेरस का, या इसे हम सर्विक्स को कह सकते हैं कि ये यूटेरस की ओपनिंग है। ठीक है। और दूसरे फिफ्थ नंबर पे जो आर्गन्स आता है, ठीक है, इसे हम वेजाइना कहते हैं। तो इट इज, ये एक सिंपल आर्गन है जिसे हम कहते हैं कि ये एक ऐसी साइट है, या ऐसे कह सकते हैं इट इज बर्थ कैनाल। ये वो रास्ता है जहाँ बर्थ जो बेबी है उसकी डिलीवरी होनी है। ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसे और भी क्या क्या कह सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म रिसीविंग कैनाल। इसे भी इसे कह सकते हैं कि ये क्या करता है, स्पर्म रिसीव करने की कैनाल है। और ये देखो, ये एक पूरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें बताया गया है कि ओवरीज है, और यूटेरस है, फॉलोपियन ट्यूबल्स है, और सर्विक्स है, और विजाइना, ये पांच जो एक मतलब कि ये एक रिएक्शन रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। ठीक है, जहाँ एक्शन होते हैं और रिएक्शन के दौरान एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ये सब सब क्या है, ऐसे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है। और अब दो ऑब्जेक्ट हमने स्टडी कर लिए। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या हुआ था कि पहले था मेंस्ट्रुअल इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा था इनके अंदर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो थर्ड वन है हार्मोन्स इन्वॉल्व इन साइकिल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इस पूरे चेंज को बरकरार रखने के लिए। तो सबसे पहले हार्मोन्स होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं ओवरियन हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। एफएसएच और एलएच ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, मींस इनकी जो सीक्रेशन होनी है वो अंडर द अंडर दिस हाइपोथैलेमस होनी है। तो हाइपोथैलेमस क्यों क्या करेगा कि वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलाई करेगा, वो ये दो हार्मोन्स रिलीज कराएंगे। कौन से हार्मोन होंगे, वो एफएसएच और एलएच होंगे। और दूसरे होते हैं ओवरियन हार्मोन्स। तो ओवरियन हार्मोन्स की सीक्रेशन भी ऐसे ही होती है, पर ये ओवरी खुद रिलीज करती है। तो ओवरीज के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी दो किस्म के होते हैं, वो थे एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इन्वॉल्व है। मतलब कि एक है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक है ओवरियन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच और एलएच है, और ओवरियन हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेशन। इसकी इनकी रिलीज कैसे होती है वो हम सिर्फ वो पढ़ेंगे हम जो फेजेस है उसके अंदर। तो फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फेजेस ऑफ साइकिल। तो सबसे पहले जो फेज है वो है मेंस्ट्रुएशन फेज। ये मेंस्ट्रुएशन फेज है। तो ये मतलब कि साइकिल का एक पहला फेज है। इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट फेज विच गिव क्लू अबाउट द मेंसेस आर स्टार्ट। तो ये एक पहला मरहला है जिससे हमें पता चलता है कि मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले के जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है कि टाइम ड्यूरेशन अबाउट 1 to 5 days, मीन्स जो मेंसेस के पहले दिन से 5 दिन तक ये चलता है। In this phase, bleeding discharge through vagina because of loose secretion of progesterone last menstrual cycle। तो इसके अंदर क्या होती है, जो ब्लीडिंग डिस्चार्ज होती है वेजाइना के थ्रू। और बिकॉज ये क्यों होती है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी
उसके दौरान जो लास्ट फेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन क्या हो गई थी, लो हो गई। लो होने की वजह से क्या था, जो एंडोमेट्रियम वाल्स थे यूटेरस के, वो टूटना शुरू हो गए थे। उसके उनके डेब्रीज सेल थे, वो क्या होना, ब्लड की सूरत में फ्लो होना लगे। कहाँ से, वो वेजाइना से। तो ये एक क्रिटिकल फेज भी इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि नो फर्टिलाइजेशन सपोज इन दिस फेज, ये इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर मेटिंग होती है तो मेटिंग के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो क्योंकि ये इन फेजेस के दौरान एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया, अगर किसी टाइम के अंदर किसी टाइम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो follicle phase, it is also called preparatory phase because egg prepare themselves and mature on the action of follicle stimulating hormone। तो इस फेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि इस फेज के अंदर क्या है कि जो ओवरीज के सेल है, ओवरीज के सेल वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, इसलिए हम इसे प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। और ये बनाते क्यों हैं या कहाँ से बना, ये सिर्फ जो होते हैं कि हार्मोन्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन्स क्या है कि हार्मोन्स क्या करते हैं, एफएसएच हार्मोन्स है, वो क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है। उनका एक्शन क्या होगा, ओवरीज के सेल पर लगेगा, जो से क्या करेंगे, सेल अपने आप को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एक मैच्योर के अंदर। तो इसलिए हम इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ सेल ओनली वन सेल डेवलप इन एक, इसके अंदर हजारों सेल होते हैं पर सिर्फ एक ही सेल क्या होता है, मैच्योर होता है ऑन द एक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है कि एफएसएच हार्मोन ही क्या करता है, डेवलप करता है एक। और रेस्ट ऑफ सेल्स, और बाकी जो बचे हुए सेल है उसे हम कहते हैं डीजेनरेट, मतलब कि एक सेल क्या है, मैच्योर हो गया, और बाकी जो सेल बचे हैं वो है डीजेनरेटिव सेल। तो वो एक अनदर हार्मोन रिलीज करते हैं कि विच सीक्रेटेड अनदर हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। वो डीजेनरेटेड सेल क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच। तो क्या है कि अगर देखो कि एफएसएच हार्मोन की स्टिमुलेशन, एफएसएच हार्मोन ने स्टिमुलेट किया ओवरियन सेल को, आप एक एक को मैच्योर करें। तो जब एक एक मैच्योर होगा, बाकी जो डीजेनरेटिव सेल है वो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेंगे। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच का मतलब है, वो जो एफएसएच हार्मोन को क्या करेगा, उसकी सिक्रेशन को लो करेगा, मीन्स उससे कम करेगा और खुद बढ़ जाएगा। तो मतलब कि इसके जो एफएसएच की सिक्रेशन लो और एस्ट्रोजन की सिक्रेशन हाई हो जाएगी। तो मतलब कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच कर रहा है, मतलब कि एफएसएच को घटा रहा है और खुद बढ़ रहा है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प बिल्ट अप एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि जो हेल्प करता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन करता है वाल जो यूटेरस के वाल को बढ़ाने में या बिल्टअप करने के लिए, तो एस्ट्रोजन ऐसे वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं जो मैच्योर फॉलिकल सेल्स आल्सो कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल सेल्स। जो मैच्योर सेल है, मैच्योर सेल का मतलब कि जो एक सेल ओवरीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल थे, उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल मैच्योर हुआ है, उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल सेल। तो इसका है टाइम ड्यूरेशन है 6 to 12 डेज, मतलब कि ये 5 दिन वो जो मेंस्ट्रुएशन फेज के थे, और 6 से 12 ये क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन है एफएसएस। इस 6 से 12 के अंदर जो होते हैं कि होता है ये है कि जो एक ओवरीज के अंदर जो सेल है खुद को मैच्योर करते हैं एक के अंदर, ठीक है। और थर्ड वन है फेज, वो है ओव्यूलेशन फेज। इट इज इट इट इज प्रोसेस बाय विच द एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब
ओवरीज के बाहर एक रिलीज हो, तो बाहर ओवरीज से बाहर एक रिलीज होगा, वो जाएगा ओविडक्ट के अंदर। तो मतलब कि ओवरी से एक रिलीज होना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन अकर ऑन एक्शन एक्शन ऑफ एलएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये क्या है कि जो एलएच हार्मोन है, जब वो वो पड़ेगा ओवरीज के अंदर, मतलब कि एक देखो कि एफएसएच हार्मोन और एल एस्ट्रोजन हार्मोन, जब सिक्रेशन एफएसएच की कम हो गई और एस्ट्रोजन की बढ़ गई, तो इसके एक्शन पे एक एन अदर हार्मोन रिलीज होगा, जिसे हम कहते हैं एलएच हार्मोन, जो क्या करेगा ओवरी से ए को रिलीज कराएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओवरी से एग रिलीज कौन सा हार्मोन करवाता है, वो कराता है एलएच हार्मोन्स। तो ये फेज इट इज स्मॉलेस्ट फेज है, मीन्स ये एक छोटा फेज है, और टाइम ड्यूरेशन 13 to 15 डेज है, मीन्स 12 तक वो, और 12 13 14 और 15 तक ये है, मीन्स ये सिर्फ 3 डेज में। तो it is a peak time possibility pregnancy happens because the egg release toward the ovary, toward the oviduct. You know that the oviduct is the site where the fertilization। तो ये एक टाइम है कि जिस टाइम में ओवरी से एक रिलीज हो गया, अब आ गया ओविडक्ट के अंदर। तो ओविडक्ट ऐसी साइट है, हमें पता है कि ओविडक्ट ऐसी साइट है, अगर एक ओविडक्ट के अंदर आ गया है, वो सिर्फ 3 दिन तक ही दे सकता है। तो अगर ये मीटिंग के दौरान ये स्पर्म चला गया ओविडक्ट के तरफ, तो यहाँ अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो आप समझ लेना कि 90% चांसेस है कि वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो 90% चांसेस का मतलब ये है कि अगर वो जो जो दोनों पार्टनर है वो इन्फेक्टेड ना हो। तो ये एक छोटा पीरियड है, इसके दौरान क्या होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस 90% होते हैं। और दूसरा होता है कि कार्पस ल्यूटियम फेज, ल्यूटियम फेज। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज है, और टाइम ड्यूरेशन अबाउट 16 to 28 आवर। अगर क्या है कि देखो ओव्यूलेशन के बाद 15 तक ओव्यूलेशन चली, और 16 से 28 डेज तक क्या है कि ये कार्पस ल्यूटियम फेज है, मीन्स टाइम ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इट इज लॉन्गेस्ट फेज। तो ये बनता क्या है, किससे बनता है कि आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, remaining the remaining yellowish fluid called carpus luteum। तो क्या है कि जो एक ओवरी से रिलीज हो गया, ठीक है, तो अगर जो इसके अंदर जो बाकी जो येलोइश फ्लूइड बचेगा, ओवरी से एक रिलीज हो गया, बाकी जो येलोइश फ्लूइड बचेगा, उसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इसका काम क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम इज द फ्लूइड विच सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम एक येलोइश फ्लूइड है, तो वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन एंड एनहांस द ग्रोथ ऑफ यूटेरस। तो पता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करते हैं कि मेंटेन करता है और बढ़ाता है ग्रोथ ऑफ यूटेरस को, मीन्स जो यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम वाल्स है उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। आप प्रिपेयर हो जाओ। अगर इम्प्लांटेशन हो गई, तो आपको इम्प्लांटेशन के दौरान एम्ब्रियो को डेवलप करवाना है, तो प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है। तो ये जो देखो कि प्रोजेस्टेरोन एक प्राइमरी हार्मोन्स है। और दूसरा है आफ्टर द स्पेंड ऑफ टाइम प्रोजेस्टेरोन, अगर देखो कि अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी हो गई, तो इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन अब ओवरी नहीं करेगी, तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन वो कौन करेगा, वो प्लेजेंटा करेगा। अगर इम्प्लांटेशन हो गई, ठीक है, तो ये करेगा प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन, वो करेगा प्लेजेंटा। अगर आफ्टर स्पेंड ऑफ टाइम द प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन लोअर्स एंड द एंडोमेट्रियम वॉल्स ऑफ यूटरस ब्रेक डाउन। अगर प्रेगनेंसी ना हुई, तो गुजरते वक्त में क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन वो आस्ता आस्ता कम होने लगेगी, और कम होने लगेगी तो जो सेल्स जो होंगे एंडोमेट्रियम वाल के, वो टूटना शुरू होंगे।
तो अगर प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन कम हो गई और कम होने से अब क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट शुरू होना शुरू हो जाएगी, वो होगी नेक्स्ट साइकिल। तो सो द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट आफ्टर 28 डेज। तो हमने क्या सीखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइंस साइकिल है इज हार्मोनिक इम्बेलेंसमेंट में, मीन्स वो साइकिल हो क्यों हो रही है, वो हो रही है सिर्फ सिर्फ हार्मोनल चेंज की वजह से। क्योंकि एक हार्मोन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इसके अंदर जो डिस्टरबेंस आ रही है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। थैंक यू।